बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। नाश्ते से फारिग होकर और अपनी हालत ठीक ठाक करके मैं राजा के बेटे के साथ रानी से मिलने ज़नानखाने में गया। मुझे अंदर जाने से पहले ही अपने साथियों से इत्तला मिल चुकी थी कि हवेली के बाहर कबीले के लोगों का जमघटा लग गया है, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और पहरे पर मौजूद मेरे साथियों ने इन्हें हवेली से दूर रखने के लिए 2 हवाई फायर भी किए हैं। मैंने रानी को राजा त्रिदेव का खत देते हुए इसे मुख्तसर रंगामाटी तक पहुंचने के वाक़यात और तफसील से रंगामाटी में पेश आने वाले हालात बताए और ये भी कहा कि अगरचे मेरे साथी सफ़र की सोबतें सहते सहते निडाल हो चुके हैं, लेकिन हम आखिरी सांस और आखिरी गोली तक इनकी हिफाजत का ज़िम्मा उठाते हैं। मैंने इन्हें बताया कि एक वक्त हवेली के बाहर कबीले के लोग खासी बड़ी तादाद में जमा हो चुके हैं। इनके क्या इरादे हैं ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन मेरे साथी इन्हें अब हथियारों से हवेली से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। रानी मेरी बात सुनकर धीमे से मुस्कुराई और बोली, मुझे और मेरे छोटे बेटे को अपने साथियों की हिफाजत में हवेली के दरवाजे पर ले चलो, फिर देखो क्या होता है। मैंने कैसर और नंबर 2 को अपना एक एक साथी बुलाने का कहा और हम पांचों के साथ रानी और छोटा बेटा हवेली के दरवाजे पर गए। रानी के चेहरे से ज़रा सी भी परेशानी जाहिर नहीं हो रही थी और बड़े एतमाद के साथ इसने हवेली का दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया। दरवाज़ा खुला। हमारे 2 साथी पहले ही दीवार पर बैठे मोर्चों में से बाहर अपने असले की जद पर लिए चौकस खड़े थे और हम पांचों ने रानी और लड़के को अपने घेरे में लिया हुआ था। दरवाज़ा खुलते ही रानी और इसका लड़का हमारे घेरे से निकलकर सामने आ गए। कबीले वालों के जमे गफीर ने जो ही रानी और लड़के को देखा फौरन ही खामोश हो गए। रानी ने इशारे से सबको अपने करीब बुलाया और अपनी कबायली ज़ुबान में इनसे खिताब करने लगी। वो क्या कह रही थी ये तो हमारी समझ में ना आया, लेकिन मजमे पर एक सकूत तारी हो गया। रानी ने कई बार आसमान, अपने बेटे और मेरी तरफ इशारा किया। इसके 15-20 मिनट की तकरीर के दौरान मजमे से ऐसी आवाज़ें आईं जिनसे हैरानी, खुशी और हमारे लिए दादो तहसीन का इजहार होता था। रानी ने दौरान तकरीर ही मुझे अंग्रेज़ी में कहा कि अब आप अपने असले का रुख नीचे कर लें। कबीले के सभी लोगों को मैंने अपनी और अपने बेटे की बरसों की असीरी और तुम्हारे ज़रिए अपनी रिहाई का मुतल्लक बताया है और ये सब तुम्हारी हिम्मत, दलेरी और राजा साहब से दोस्ती की बिना पर कि ये पैमा को पूरा करने पर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को दाद दे रहे हैं। हमने अपने असले का रुख नीचे कर लिया। ज़्यादा बावजूद चूँकि पाकिस्तान में कवि नारे की जगह ले चुका था, इसलिए कबीले वाले भी ये नारा जानते थे। इसलिए कई बार उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कैद सरदार को तो हुक्मरान बनने चंद साल ही बीते थे, जबकि रानी बरस से इनकी रानी थी, इसलिए कबीले के लोगों को अच्छी तरह पहचानती थी। इसने मजमे में खड़े 2 आदमियों को अपने करीब बुलाया और इन्हें कुछ कहा। वो सर झुकाए रानी की बात सुनते रहे और फिर वापस पलटे। रानी मुझे साथ ही साथ सब बातें बता रही थी। इसने बताया कि ये 2 आदमी राजा त्रिदेव के मुतमिद मशीर थे, जिन्हें इसके लड़के ने माजूल कर दिया था। मैंने इन्हें कहा है कि राजा साहब के दौर के हमारे खादमों और पहरेदारों को बुलाएं ताकि वो अपने पहले वाले फ़राइज़ अंजाम दे सकें। रानी ने अपनी तकरीर ख़त्म करके अपने दोनों हाथ मजमे की तरफ उठाए। तकरीबन 1000 के लगभग कबीले के मर्द और औरतें जो वहां मौजूद थे सब रानी के सामने सजदा रेज हो गए। ये इनकी रानी के साथ इताअत और फरमा वफादारी का इजहार था। रानी ने मुझे कहा कि अपने आदमियों को कह दो कि ये दोनों मशीर जिन मर्द और औरतों को अपने साथ लाएं, इन्हें बिला रोक टोक अंदर आने दें ताकि वो हवेली के इंतजामात और पहरे की ड्यूटियां संभाल सकें। मैंने यही हदायत कैसर को दी ताकि वो पहरे पर मौजूद अपने साथियों को बताए। मेरे अंदाजे आने के बाद हवेली का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। रानी ने ज़नानखाने में जाते हुए मुझे कहा कि बहुत जल्द ही हमारे पहरेदार और खादमाएं आ जाएंगी। इनके आने के बाद मैं आप सब भरपूर आराम करें। आपसे आज रात फिर मुलाकात होगी।
جس میں ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ میں اور میرا بیٹا آپ کے ساتھ پاکستان جانے کو تیار ہیں، لیکن یہاں کے نئے انتظامات کرنے میں چند 15-20 روز لگ جائیں گے۔ اس نے مجھے سے عاجزانہ طور پر کہا کہ میرا بیٹا اگرچہ اپنے برے کرتوتوں کے باعث قابل گردان زندان ہے، لیکن میں ماں ہوں، اس لیے تم سے درخواست کرتی ہوں کہ اسے کوئی گزن نہ پہنچائے اور اس کے زخمی ہاتھ کا علاج کیا جائے، لیکن اسے ہرگز نہ تو قید سے رہا کیا جائے اور نہ ہی کسی کو اس سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے لیے کھانا وغیرہ میرے خاص اور قابل اعتبار خادم لے کر جائیں گے۔ راجے کا چھوٹا لڑکا جو اردو، بنگالی اور انگریزی کے علاوہ فرینچ بھی جانتا تھا، میری اپنی والدہ سے دوستی کے باعث مجھے انکل کہنے لگا۔ رانی اور لڑکے کے زندانخانے میں جانے کے بعد میں نے اپنا فرسٹ ایڈ باکس لیا اور کیسر اور نمبر 2 کے ساتھ تہہ خانے میں قید سردار کے پاس گیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے سر اٹھا کر ہمیں دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ میری گولی اس کے ہاتھ کا کچھ گوشت چاٹتے ہوئے گزر گئی تھی، لیکن کسی ہڈی کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ہاتھ سے بہتا خون بھی اب رک چکا تھا۔ میں نے اس کے زخم کو پانی سے سپرے ڈال کر دھویا اور پٹی باندھ کر ایک اینٹی بائیوٹک انجیکشن لگایا اور اسپرین کی گولیاں کھانے کو دیں۔ ہم ابھی تہہ خانے میں ہی تھے کہ اس کے لیے بھی کھانا آ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ ماں کی محبت کی واقعی کوئی حد نہیں ہوتی۔ بیٹے کے ہاتھوں برسوں قید رہنے والی ماں نے مجھ سے اپنی پہلی خواہش یہی بیان کی کہ اس کے ظلم بیٹے کو کوئی گزن نہ پہنچائے اور اس کے زخم کا علاج کیا جائے، اور اب میں نے اس کے لیے اس کی پسندیدہ کھانا بھجوایا ہے۔ ماں کی محبت کو اسی لیے افضل ترین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی اولاد کی تخلیق کردہ یعنی اس کی خالق ہوتی ہے، لیکن شیطانی ہوس کے شکار ایسے بھی لاکھوں مائیں ہیں جو اپنے شیرخوار بچوں کو ہلاک کر دیتی ہیں یا انہیں چھوڑ کر اپنے آشناؤں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ انسان کو جسے اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، شیطان بننے میں دیر کتنی لگتی ہے، ورنہ ماں کی محبت انسانوں میں ہی نہیں بلکہ درندوں چرندوں میں بھی دیکھ کر ہی عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ اگلے 3 گھنٹوں میں ہی رانی کے وفادار پہرے دار اور خادماؤں نے حویلی کا انتظام سنبھال لیا اور میرے تھکے ماندے ساتھی اپنے کمروں میں جا کر ایسے سوئے کہ رات کے کھانے پر بھی بڑی مشکل سے جاگے۔ آج بنگلہ دیشی فوج نے پھر سردار سے ملنے آنا تھا۔ میں دوپہر کو سردار کے پاس تہہ خانے میں گیا تاکہ اس کے ہاتھ کا زخم دیکھ سکوں۔ سردار مجھے اکیلا دیکھ کر بولا، تم نے اچھا نہیں کیا، اب بھی چاہوں تو میں تمہیں زر جوہرات سے مالا مال کر سکتا ہوں، جو رہا کر دو، میری والدہ اور بھائی کو میرے حوالے کر دو۔ جوہرات کا لالچ دے کر سردار نے جواب طلب نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اس کے زخم کی پٹی کرتے ہوئے نہ تو پہلے میں نے اس سے کوئی بات کی تھی اور نہ اب اس نے مجھ سے گولی چلائی تھی، اور میں نے بھی بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ اب اس کے بجائے اپنی پشیمانی اور ندامت کا اظہار کرنے کے مجھے جوہرات کا لالچ دے کر خریدنا چاہتا تھا۔ میرے ضبط کا دامن چھوٹ گیا۔ سردار کے دونوں ہاتھ اب کھول دیے گئے تھے۔ میں نے اسے پھر ٹھڈوں اور مکوں پر رکھ لیا اور دل کا پورا غبار نکالا۔ مجھے سب سے زیادہ غصہ اس بات پر تھا کہ اپنے پیسے والوں اور سردار کے نزدیک اور جب چاہیں ایک انسان کے ضمیر کو خرید سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے بہت سارے سیاستدان وڈیرے جاگیردار اور نوکرشاہی والے وطن فروش اور زمین فروش ہیں اور انہوں نے بہت سوں کو خرید کر بھی رکھا ہے، لیکن سبھی ایک جیسا سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے جس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے، جیسے آج کل پاکستان کے سابقہ 2 وزیر اعظم بھگت رہے ہیں۔ سردار کی مرمت کے بعد میں اپنے کمرے میں آیا اور کیسر کو کہا کہ اپنے ساتھی کو بھیج کر راضی اور اس کی بیوی کو بلا لائے۔ میں اور میرے ساتھی غیر متوقع طور پر ایسے حالات میں گر چکے تھے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ مرم اور مگ قبائل سے تصادم اور رانی اور اس کے لڑکے کے ہمارے ہمراہ جانے کے باعث
इस दुश्वार गुजार रास्ते से वापस जाना मुमकिन था। रंगामाटी के महलाती साइसों का हमें यहाँ पहुँचने तक कतई इल्म न था। मुझे यहाँ आकर यकीन हो चुका था कि चकमा कबाइल में मौजूद सरदार के हामियों की भी अच्छी खासी तादाद मौजूद थी, जो हमारी पुरअमन वापसी की राह में हायल हो सकती थी। अगरचे हम बांग्लादेश के शहरों में से गुजरने का खतरा मोल लेने को भी तैयार हो जाते, तो सड़क के रास्ते को तो बांग्लादेशी फौज ने बंद कर रखा था और करनाफली दरिया से स्टीमर के जरिए चिटागंग जाने का वाहिद रास्ता करनाफली पेपर मिल की फौजी चौकी पर हमारे हमले के बायस वो रास्ता भी अब खारिज बहस था। चकमा कबाइल और सरदार कम अज कम रंगामाटी में तो महफूज थे, लेकिन हम यहाँ पर भी सरदार के हामियों के हाथों किसी वक्त भी नुकसान उठा सकते थे। मैंने इसीलिए राजी को बुलवाया था कि शायद इसके इल्म में यहाँ से निकलने का कोई महफूज और मुतबादल रास्ता हो। सरदार के दोस्त फौजी JCO के मुतल्लिक तो मैंने फैसला कर लिया था कि ना तो इससे मिला जाए और ना ही सरदार से इससे मिलने दिया जाए। रात को रानी साहिबा से मुलाकात होने पर मैंने इस मौजू पर तफसीली बात करनी थी। मैंने राजा के छोटे बेटे को बुलाया और इसे कहा कि हवेली के नए पहरेदारों को कह दे कि फौजी JCO के आने पर इसे कहीं के सरदार की तबीयत नासाज है, इसलिए वो नहीं मिल सकता। इलावा अजी इस फौजी को वापस भेजते वक्त 2 आदमी रंगामाटी से बाहर तक इसे छोड़ने जाएं और कोशिश करें कि इसे कबीले की किसी आदमी से मिलने और असल सूरत हाल जानने का मौका ना मिले। राजी और इसकी बीवी जल्द ही मेरे पास आ गए। मेरे इस्तफसार पर इसने कहा कि वो इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और सड़क और दरियाई रास्ते के सिवा और कोई मुरवज्जा रास्ता नहीं जिससे चिटागंग तक पहुंचा जा सके। मेरे ना कहने के बावजूद राजी और इसकी बीवी मेरी दुश्वारी को समझ चुके थे। इसकी बीवी बोली, सिर्फ एक और जरिया है, करनाफली पेपर मिल से आगे चिटागंग तक दरिया के किनारे आबाद देहातियों के लिए दरियाई बाजार लगता है। 15-20 कश्तियों का बेड़ा जिससे देहातियों में रहने वाले लोगों की ज़रूरत का सब सामान होता है। हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ देहातों के लिए एक एक दिन के लिए लंगर अंदाज होता है। अगर इस बेड़े की 2 कश्तियां मिल जाएं तो बआसानी चिटागंग पहुंचा जा सकता है। राजी के जहन में ये बात नहीं आई थी। बीवी की बात सुनकर वो बोला, वाकई ये बड़ा महफूज और काबिल अमल जरिया है। इन कश्ती वालों को पैसे देकर हम इनसे मतलूबा तादाद में कश्तियां हासिल कर सकते हैं। एक दिन पैदल सफ़र करने पर एक ऐसा देहात है जिसका सरबराह मेरा खासा वाकिफ है। इसके ज़रिए मैं कश्तियों का इंतज़ाम जिम्मेदारी लेता। चिटागंग से एक बड़ी कश्ती का इंतज़ाम भी कर लूँगा जो हमें कस बाज़ार तक ले जाएगी। कस बाज़ार से हम खुशगी या समंदर के रास्ते बआसानी बर्मा में दाखिल हो सकते हैं। मैंने राजी से पूछा कि हम कहने से क्या मैं ये समझूं कि वो भी इस सफ़र में हमारे साथ जाना चाहता है। जी हाँ, मेरा यही मतलब है। मुद्दतों बाद मुझे और मेरी बीवी को रोशनी की किरण दिखाई दे रही है और हम दोनों की ख्वाहिश है कि आपके साथ ही इस सरजमीन से निकलें और पाकिस्तान पहुँचें। वैसे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम दोनों आपके लिए बोझ नहीं बनेंगे बल्कि फ़ायदा मंद ही साबित होंगे। मैंने राजी को कहा कि मुझे इन्हीं अपने साथ ले जाने में कोई आराज नहीं, लेकिन पहले वो ऐसी 3 कश्तियों का इंतज़ाम करे जिनमें बेचने का सामान भी लदा हो, ताकि हम इस सामान की आड़ में बहरी पुलिस वगैरह की नज़र में आए बगैर चिटागंग पहुंच सकें। रवानगी की हतमी तारीख मैं अभी नहीं बता सकता। हमें बहरहाल 15 रोज़ के अंदर यहाँ से कूच करना है। राजी के ज़िम्मे ये काम लगाकर मैंने इन्हें रुखसत किया और कहा कि वो जल्द अज जल्द मुझे कश्तियों के इंतज़ाम की खबर दे। अलावा अजीज अगर रंगामाटी में कोई भी गैर मामूली बात हो तो मुझे फ़ौरन इत्तला दे। मैं हवेली के पहरेदारों को भी हदायत कर दूंगा कि तुम्हें बिला रोक टोक मुझ तक आने दें। रात को रानी साहिबा ने मुझे ज़नानखाने के ड्राइंग रूम में बुलवाया। मैंने इन्हें बताया कि आज जब मैं इसके सरदार बेटे की मरहम पट्टी के लिए गया तो इसने मुझे
ज़र और जवाहरात का लालच देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मुझे इसकी थोड़ी सी पिटाई करना पड़ी। ये भी इसकी कमीनगी और झूठ है। इसके पास सोने के सिर्फ चंद नुमाइशी जेवरात हैं जिन्हें इसकी बीवी और वो कबीले के त्यौहार में पहनते हैं। राजा साहब ने अपने ख़त में जिन जवाहरात का जिक्र किया है वो मेरे पास हैं और नहायत महफूज जगह पर मदफून हैं, और यहाँ से रवानगी से पहले तुम्हारे साथियों के ज़रिए यही इन्हें निकलवा कर मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी। इन्हीं जवाहरात को हासिल करने के लिए मेरे बेटे ने मुझे बरसों कैद बना रखा था। मैंने रानी को राजी के साथ बनाने वाले वापसी के प्रोग्राम के मुताल्लिक जब बताया तो इसने कहा चिटागंग तक तो ठीक है, लेकिन मैं कस बाजार के बजाय खलना जाना चाहती हूँ। वहाँ राजा साहब के एक मखसूस दोस्त हैं जिनका खासा असर व सूख भी है। वो हमारे बांग्लादेश से निकलने में बहुत मुआवन साबित होंगे, इसलिए ऐसा इंतज़ाम करो कि चिटागंग से हम खलना जाएं। चिटागंग से ली हुई कश्ती हमें खलना भी ले जा सकती है, वरना वो हमें हिरन घाट तक ही पहुंचा दे। वहां से हम दूसरी कश्ती या मोटर लॉन्च लेकर खलना जाएंगे। रानी के पहले खलना जाने पर इसरार करने पर मैंने इसकी वजह पूछी तो इसने जवाब दिया, तुम्हारे यहाँ आने के रास्ते की दुश्वारियों का सुनकर मैं समझती हूँ कि ऐसा सफ़र करना मेरे लिए नामुमकिन है। खलना से हमें ऐसा स्टीमर भी मिल सकता है जिसके ज़रिए हम सीधा बैंकॉक जा सकते हैं, और राजा साहब के दोस्त रफ़ीकुल इस्लाम इसका इंतज़ाम कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ जाने की मेरी एक ज़ाती वजह भी है जिसके मुताल्लिक मैं तुम्हें वहाँ जाकर बताऊंगी। मुझे तजब्ज़ब का शिकार देकर रानी ने कहा, मैं अगर चाहूँ तो अपने छोटे बेटे को सरदार बनाकर यहाँ रह सकती हूँ। राजा साहब की तबीयत से बखूबी वाकिफ़ होने के बायस मुझे यकीन है कि वो मुझसे और अपने बेटे से ज़्यादा अपनी मोटे मुआरासी जवाहरात के ख़जाने में दिलचस्पी रखते हैं। ये समझने के बावजूद मैं इसलिए जाना चाहती हूँ कि मेरा छोटा बेटा और मैं अपने माजूल सरदार बेटे की दरिंदगी से महफूज रह सकेंगे। यहाँ के हालात और कबीले के लोगों की वफादारी रातों रात बदल जाती है। अगर मेरा माजूल बेटा यहाँ हमारी मौजूदगी में आज़ाद हो गया तो वो मुझे और अपने छोटे भाई को हलाक करने में चंदा देर नहीं करेगा। मैं सिर्फ गो औरत हूँ और दिल में छुपा कर कोई बात नहीं रखती। अगर तुम खलना नहीं जाना चाहते तो मुझे राजा साहब की मरूसी जवाहरात इनके हुक्म के मुताबिक तुम्हारे हवाले कर देती हूँ, लेकिन मैं और मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। मैं तुमसे भी यही ऐसी ही साफ गोई की उम्मीद रखती हूँ। चाहती हूँ कि जो वादा करो इसे ज़रूर पूरा करना। इधर मैं सोच रहा था कि रानी की बात मानने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। बर्मा के रास्ते वापसी के सफ़र का सोचकर ही मुझे जुर्जुरी आ जाती थी। अगर मैं रानी और इसके बेटे के बगैर वापस जाता तो किसी न किसी वक्त वो दोनों यकीनन अपने बड़े बेटे की साजिश का शिकार होकर मर जाते। राजा त्रिदेव अपनी बीवी और बेटे के बगैर मेरे वापस लौटने पर तूफान खड़ा कर सकता था। मुझे कैसर और इसके साथियों की भी फिक्र थी, जिनमें से दो तो पहले ही लालच के बायस मारे जा चुके थे। बर्मा से इनके अकेले भारत वापसी में जो मुश्किलात हायल थी, इनमें इनकी जाने भी जा सकती थी। खलना से जसवोर करीब ही था और वहीं से अक्सर मशरकी पाकिस्तानी महाजर भारत में दाखिल होकर नेपाल गए थे। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि रानी की ख्वाहिश के मुताबिक चिटागंग से खलना चला जाए। अगर रानी की मदद से स्टीमर मिल जाए तो क्या कहने, वरना हम सब जैसवार के बॉर्डर से भारत में दाखिल होंगे। थाई साथियों को मैं खलना से ही वापस भेज दूंगा और कैसर और इसके साथी मुझे रानी और इसके बेटे के साथ भारत और नेपाल के बॉर्डर क्रॉस तक